ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की। भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही है। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों की। मैं पहले जो विषय है उस पे अपनी बात रखूंगा, फिर मुझे अपने दिल की बात आपको कहनी है। पहला, सरकार से हमारी क्या मांग है, सबसे पहले उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। हमारी पहली मांग ये है कि 1931 के बाद इस देश में सभी जाति धर्मों के लोगों की जनगणना नहीं हुई है। उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है, तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा, जो मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। आप याद करो, जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए। और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है, ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की, और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो सुना दोस्तों आपने किस तरह से हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर। प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, इस एग्रेशन को, इस आक्रामक अंदाज को, इस भीड़ को कैसे देखा जाए? लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और जो 50% से ज़्यादा जो चंद्रशेखर आज़ाद को सीट पर जो वोट मिला, और वो उत्साह आज दिल्ली के इस स्टेडियम में देखने को भी मिला। लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। और चंद्रशेखर आज़ाद को आप देखिए कि जब से नतीजे आए हैं तब से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार सक्रिय हैं और बहुत तेज़ी से सक्रिय। उनका जो प्राइमरली जो फोकस है, जो प्राइमरली टारगेट है, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 10 सीटों के उपचुनाव हैं। उसके अलावा आप देखिए वो चंद्रशेखर आज़ाद हरियाणा में जाकर के जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी से वो गठबंधन करते हैं। वो राजस्थान में भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। वो छत्तीसगढ़ भी दौरे के लिए जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि चंद्रशेखर आज़ाद की ये जो सक्रियता है, आज़ाद समाज पार्टी की ये जो सक्रियता है, ये और साथ में उनकी जो राइवलरी बहुजन समाज पार्टी है, इन दोनों के बीच में चंद्रशेखर आज़ाद को एक बड़ा और लंबा गैप दिख रहा है। उनको ये लग रहा है कि दलित पॉलिटिक्स का जो देश में एक बड़ा स्पेस अचानक से क्रिएट हुआ, भाजपा से दलित वोटर खिसका और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ, लेकिन वो नैरेटिव संविधान खत्म और आरक्षण खत्म के साथ साथ में चंद्रशेखर को ये लगता है कि उस नैरेटिव को वो अपने हिस्से में, अपने पाले में कर पाएंगे। और आप देखिए आज चंद्रशेखर ने बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ पर की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सबसे पहला संविधान पर और आरक्षण पर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला हुआ वो EWS का रिजर्वेशन 10% देने के बाद हुआ। और उस समय अगर इसी तरीके का प्रोटेस्ट हो जाता, आंदोलन हो जाता, तो आज यहाँ तक परिस्थिति नहीं पहुँच पाती। आप 1 अगस्त का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, SC ST के जो लोग हैं उनमें आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन को लेकर के, उपवर्गीकरण को लेकर के, उन्होंने सीधे तौर पर, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद का आज का ये जो भव्य कार्यक्रम था वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे पिछले महीने का जो भारत बंद था उसमें कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी को ये लग रहा था कि इसमें सब सम्मिलित हो गए हैं, हर किसी को अपनी पार्टी चलानी है, हर किसी को अपनी आइडियोलॉजी के साथ अपना जनाधार बढ़ाना है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने आज ये जो अपना भव्य कार्यक्रम किया, इसके ज़रिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में अगर बहुजनों, दलितों, शोषितों, वंचितों का कोई विकल्प बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी और आज़ाद समाज। अच्छा प्रशांत जी, मैं तो क्या है ना कि तस्वीरों पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आखिर इसमें खबर क्या है। आज जो तस्वीरें देखने को मिली हैं,
ये अभी 4-5 साल पुरानी पार्टी है। एक सांसद केवल चंद्रशेखर, वो भी नगीना से, और उनके बुलाने पर पूरा स्टेडियम भर जाए, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग, समझ में आता है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ तो पूरा स्टेडियम भर गया। तो ये क्या एक मैसेज है बाकी पार्टियों के लिए, या फिर चंद्रशेखर का यहाँ पर आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा होगा ये भीड़ देखकर? क्या लग रहा है आपको? इन तस्वीरों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जो भीड़ थी, जो स्टेडियम खचाखच भरा था, देखिए चंद्रशेखर का आत्मविश्वास पहले से लबरेज है, वो आत्मविश्वास से पहले से भरे हुए हैं। इस आंदोलन के ज़रिए, इस प्रदर्शन के ज़रिए, इस भव्य आयोजन के ज़रिए चंद्रशेखर आज़ाद अपनी राइवलरी पार्टियों को डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने जो उनके पार्टी वर्कर हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, उनको उनमें एक जोश भरने का वो काम कर रहे हैं कि देखिए हमने एक सीट जीत करके पूरे देश में एक तरीके से क्रांति का माहौल बहुजनों के भीतर पैदा करने का काम किया है। और वो पहले दिन से आप देखिए कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो रिकमेंडेशन आई, उस दिन से वो लगातार हमलावर हैं। वो संसद में उस समय सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, वो संसद के भीतर इसको लेकर के सवाल उठा रहे थे और लगातार ये बात कह रहे थे कि इसी सत्र में संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको यहाँ पर पलटा जाना चाहिए। और वो लगातार दिल्ली में अधिकारों को लेकर के वो बात कर रहे थे कि जैसे आपने अधिकारों पर, आपने दिल्ली का के मामले में फैसला पलटा था संविधान संशोधन के जरिए, वैसे आप इसमें क्यों नहीं पलट रहे हैं? वो मोदी सरकार पर लगातार हमलावर थे। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात ये जानना चाह रहा हूँ। बहुत कुछ आप जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि किस तरह से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर, और अपनी जो मुद्दे हैं उनको पकड़ कर रखा हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या 24 के चुनाव के बाद से बदलती हुई दिखाई दे रही है? जो बात यहाँ पर राजनीतिक पंडित जो कह रहे थे बहुत साल पहले कि क्या चंद्रशेखर आने वाले वक्त में सब्स्टिट्यूट बन पाएंगे, क्या विकल्प बन पाएंगे मायावती का, क्या उस दिशा में यहाँ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर, या फिर अभी लंबा वक्त लगेगा? 27 आएगा, 29 आएगा, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आएंगे, उपचुनाव तो चलिए ठीक है 10 सीटें हैं, लेकिन बड़े चुनाव आएंगे, चुनाव दर चुनाव और निखरने की ज़रूरत है, या फिर विकल्प की दिशा में वो बढ़ चुके हैं और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लग रहा है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली कि बहुजन राजनीति में एक बड़ा स्पेस क्रिएट किया है 2024 के चुनाव में। एक हरा भरा वृक्ष, एक दरख्त, उसको उखाड़ने में ज़्यादा मेहनत लगी, और कोई दरख्त, कोई पेड़ अगर सूख गया है, कमज़ोर हो गया है, तो वहाँ से उसको उखाड़ने में आसानी है। मायावती के बारे में चंद्रशेखर आज़ाद की जो मैं समझ पा रहा हूँ यही राय है। इससे कमज़ोर मायावती जी अब नहीं होने वाली, बहुजन समाज पार्टी अब नहीं होने वाली। इससे और कमज़ोर होंगी क्या? और वो उनके पास और इससे ज़्यादा कमज़ोर होने के लिए बचा नहीं, ना लोकसभा में बचा ना विधानसभा। खुद का जो जाटा वोटर है वो 12% 13% के आसपास है, और उसमें टोटल वोट शेयर उनका 9.5% आ गया। तो यानी कि उनकी अपनी कम्युनिटी के लोगों ने उनको छोड़ दिया, और चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। दूसरी तरफ जो बहुजन दलित शोषित वर्ग का जो मतदाता था, जो वेलफेयर स्कीम्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट किया 2009 के बाद से, वो मतदाता उधर से भी शिफ्ट हुआ। यानी कि एक तरीके से दलित जो मतदाता है वो इस वक्त फ्लोटिंग वोटर के तौर पर गिना जाएगा, और जब वोटर फ्लोटिंग होता है तो आप उसको किधर भी लेकर के जा सकते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद की सिंपल सी रणनीति है कि उस फ्लोटिंग दलित वोटर को अपने साथ मजबूती के साथ इंटैक्ट किया जाए। लेकिन कहने वाली बात तो है ना, देखिए आखिर में अब हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कहने वाली बात तो है ना कि आप मात्र 4 साल पुरानी एक पार्टी, आपने संगठन बनाया, आपने बहुत कोशिश की कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो जाए, आपने बहुत कोशिश की कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, अकेले दम पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। तो लोग अब ये चर्चा तो करेंगे ही ना कि केवल एक सीट जीतने वाला व्यक्ति दिल्ली में, देश की राजधानी में इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चंद्रशेखर, आप देखिए शब्बीरपुर से लेकर के चंद्रशेखर की संसद तक पहुंचने तक की जो पूरी यात्रा है वो आंदोलनों से, प्रदर्शनों से घिरी रही है, और चंद्रशेखर आंदोलन से उपजे हुए एक नेता के तौर पर उभरे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को पता है कि भीड़ को अपना समर्थक कैसे बनाना है, जिन लोगों में दिशा की कमी है उन लोगों को अपने हिसाब से दिशा कैसे दिखानी है, इस बात के चंद्रशेखर माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं।
और उन्होंने अपने उसी कला का प्रदर्शन किया, उसी कला का मुजाहिरा करते हुए 4 साल हुआ। मैं ये कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी बनी। मैं इस बार इसलिए बीएसपी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि चंद्रशेखर की पूरी राजनीति अगेंस्ट बीएसपी आप ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बहन जी मायावती जी को साथ में साधते हुए, सामने से बैकडोर की बात नहीं कर, उनको साधते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए वो चलते हैं। 4 साल पुरानी पार्टी याद कीजिए, कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी 84 में, फिर उसके बाद उन्होंने गठबंधनों के जरिए ही बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया। आज़ाद समाज पार्टी ने भी शुरुआती दौर में कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं सफल हो पाए तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और ताकत का रिजल्ट पॉजिटिव आया। अभी इस समय मौजूदा वक्त में मजबूती के साथ चंद्रशेखर आज़ाद अकेले दम पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं पूरे देश में। और आने वाले वक्त में जो मेरा मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो सोच पा रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी के लिए, वो गठबंधन की पॉलिटिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए वो झारखंड में ओवैसी के साथ उनकी कहीं ना कहीं बैकडोर से बात चल रही है, वो हरियाणा में जजपा के साथ गठबंधन में जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ जा करके अपना वोट प्रतिशत जो है उन राज्यों में भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फुटप्रिंट्स उन स्टेट्स में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उनका जनाधार नहीं है। और यही चीज़ एक पार्टी को बड़ी पार्टी बनाने में मदद करता। आप याद कीजिए कांशीराम साहब बाहर के व्यक्ति थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया, और न सिर्फ स्थापित किया, बसपा की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही। आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया, तो क्या ये मान लिया जाए कि चंद्रशेखर अब मुस्लिम और दलित समीकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं? अगर इन दो को उत्तर प्रदेश में साध लिया तो काफ़ी सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीतने के बाद उनका जो बयान आता है, आप वो बयान अगर सुनेंगे तो उसी से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि भाई नगीना सीट पर 40% दलित वोट है। माना कि दलितों के लिए आरक्षित सीट है नगीना, लेकिन वहाँ पर अगर उनको 55%, 52% अगर उनको वोट मिला है तो इसका मतलब ये है कि उनको मुसलमानों ने भी वोट दिया और अन्य जातियों ने भी वोट दिया। और इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि हमको वोट सब ने दिया, हमको सिर्फ दलितों ने ही नहीं, हमको ओबीसी ने वोट दिया, हमको मुसलमानों ने वोट दिया। उसके बाद आप देखिए नमाज वाला वो उनका बयान बड़ा। मैं नगीना से बाहर की बात कर रहा हूँ कि जहाँ 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बाहर जैसे हरियाणा में गए हैं तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि दलित और जाट वोटर्स पर को साधना है, निशाना वही है। तो क्या लग रहा है कि ये नगीना के बाहर की सीटों पर बाकी राज्यों में या फिर बाकी उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी यही समीकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर कुछ और है? देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, हर पार्टी का अपनी एक स्ट्रैटेजी होती। चंद्रशेखर आज़ाद की स्ट्रैटेजी दलित और मुस्लिम समीकरण वो साफ उनके बयानों में दिखता है, तो वो उस रणनीति पर चल रहे हैं, चलेंगे। एक आगे की हाइपोथेटिकल बात हो गई, वो चल रहे हैं इस मुद्दे पर, वो मुसलमानों को साधते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन उनके संगठन में मुसलमानों का है। आप देखिए मीरापुर में उन्होंने मुस्लिम को टिकट दिया हुआ है ना, उनके संगठन में तमाम लोग मुस्लिम समाज से आते हैं। तो आप ये देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो राजनीति है वो पहला उनका जो टारगेट है वो दलित और मुस्लिम, देन वो ओबीसी पर से स्विच करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो एक छोटा सा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए थे, क्योंकि जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं राजनीतिक गलियारों में और आगे के कयास लगने शुरू हो जाते हैं। और वैसे ही कयास हम भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे किस तरह की तस्वीर दिखाई दे सकती है, किस तरह की रणनीति चंद्रशेखर आज़ाद आगे बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये अब आज की जो तस्वीर निकल कर आई है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। देखना होगा कि ग्राउंड पर, जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर चंद्रशेखर इस तस्वीर को कैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका कैसे यूज करते हैं आगे आने वाले वक्त में, और किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना होगा, ये वक्त बताएगा। भारत एक्सपोज देख रहे थे आप, देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।